हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती है, उसका हमने अर्थ देखा था, उसकी परिभाषाएं देखी थी। फिर हमने बात की थी कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना। तो उसमें से आज हम सहयोग जो है, कॉपरेशन जो है, उस सामाजिक प्रक्रिया को लेंगे। ये एक सहयोगिक प्रक्रिया होती है ना। और सहयोगिक प्रक्रिया में कॉपरेशन फर्स्ट पॉइंट है कि हम यहाँ देखेंगे कि सहयोग का अर्थ क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, परिभाषा क्या कहती है, उसका महत्व और उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि सहयोग होता क्या है ना। तो ये क्या है, एक जन्मजात व्यक्ति की आवश्यकता है। हम जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे हम परिवार लें, चाहे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो, चाहे हमारा फ्रेंड ग्रुप होता है तो, चाहे हम कम्युनिटी समाज कहीं भी होते हैं, हम लोगों के सहयोग के बिना, परिवारजन के सहयोग के बिना, दोस्तों के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको एक दूसरे को कोऑपरेट करना ज़रूरी हो जाता है ना। उस जब तक सहयोग व्यक्ति की जन्मजात आवश्यकता जो होती है, उसका अस्तित्व, विकास और जीवन सहयोग पर ही निर्भर करता है ना। अब जैसे यहाँ ये कह रहे हैं कि भूख व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है, इसकी संतुष्टि के लिए उन्हें किन किन व्यक्तियों से संपर्क साधना पड़ेगा। हमको भूख लगी है, हम सीधा कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं। क्या किचन में खाना तैयार मिला है? अगर खाना तैयार मिलता है तो हम खाते हैं, नहीं मिलता है तो हम मदर से कहते हैं, है ना। अगर खाना तैयार है तो भी वो किसने बनाया है, मम्मी ने बनाया है। और अगर नहीं बनाया है तो भी हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके कोऑपरेशन के बिना हम खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भूख अगर लगी है तो वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमको उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा और सहयोग की अपेक्षा रखनी पड़ेगी। ये सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं होती है जिनको संतुष्ट करने के लिए हमको सहयोग, जो सामाजिक प्रक्रिया है, उसका उपयोग करना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सहयोग का अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए ग्रीन AW जो है वो ये कह रहे हैं कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य जो कि समान रूप से इच्छित होता है पर पहुंचने को निरंतर एवं सम्मिलित प्रयत्न कहा जाता है। ऐसा निरंतर चलने वाला प्रयत्न है, ऐसा सम्मिलित प्रयत्न है जिससे व्यक्ति के उद्देश्य और उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। ये होता है सहयोग। ऑकबर्न और निमकॉफ क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो उनके व्यवहार को सहयोग कहते हैं। व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, समान है, और वो एक साथ जब काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ये जो व्यवहार होता है इसे कहते हैं सहयोग। ओके ना। फेयरचाइल्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि सहयोग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एकाधिक व्यक्ति या मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति या ऐसा एक समूह होता है जो अपने प्रयत्नों को बहुत कुछ संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। कैसे? संयुक्त रूप से। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, समान उद्देश्य होने चाहिए और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर, संगठित होकर काम करेंगे, उसी को कहते हैं सहयोग। अब इन परिभाषाएं जो हमने देखी है ना, इनसे क्या क्लियर हो रहा है कि सहयोग व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा उद्देश्यों की पूर्ति होती है ना। क्योंकि इससे किनकी, मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि और उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और व्यक्ति क्या है, चेतन रूप से सहयोगी क्रिया में भाग लेता है, कॉन्शियस होके, है ना, अवेयर होके वो क्या करता है, सहयोगिक जो प्रक्रियाएं होती है उनमें पार्टिसिपेट करता है। मतलब क्या है कि सहयोग चेतन अवस्था होती है जिसमें संगठित एवं सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं क्योंकि उद्देश्य समान होता है ना। हमने पहले भी कहा, पहले भी ये बात हुई है कि उद्देश्य समान होते हैं, इसलिए संगठित होकर सामूहिक रूप से जो प्रयत्न किए जाते हैं वो कहलाते हैं सहयोग, है ना। सभी की उसमें सहभागिता होती है ना। किसका? विचारों और क्रियाओं का। आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, आपस में क्रियाएं जो होती है उनका आदान प्रदान होता है और अंतःक्रिया सकारात्मक होती है तथा सहायता करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। अंतःक्रिया क्या होती है, हमारा जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है,
सकारात्मक होता है, पॉजिटिव सोच वाला होता है ना, बिल्कुल पॉजिटिविटी होती है और सहायता जो करने का उद्देश्य है हमारा वो हमारे अंदर होता है। और सहयोग में जो भाग लेते हैं वो व्यक्ति अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाते हैं और उनके निश्चित प्रतिमान भी होते हैं, है ना। उनके एम्स वगैरह जो होते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर होते हैं और उनको पता होता है कि हमको सहयोग करना है और इससे हमको आगे बढ़ना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि सहयोग हो इसलिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे है समान उद्देश्य। क्या है यहाँ पे फर्स्ट शर्त कि समान उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कि व्यक्ति सहयोग के लिए तभी तत्पर होते हैं जब उनके उद्देश्य समान होंगे, है ना। यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, देखिए कि किसी संगठन का सदस्य इसलिए बना जाता है क्योंकि उसके हितों की पूर्ति होती है। हम किसी संगठन का सदस्य इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके उद्देश्य और हमारे उद्देश्य समान हैं और हम उस संगठन का सदस्य बनेंगे तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं हम सहमति, है ना। एग्री होने चाहिए हम, क्या दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक मत होने चाहिए, उनकी विचारधाराएं आपस में मिलनी चाहिए, वो आपस में सहमत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें सामूहिकता की भावना होती है ना, ग्रुप होता है उनका। और इसी भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं और कार्य को पूरा करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट शर्त क्या है? समान उद्देश्य होना चाहिए, लोगों का उद्देश्य समान है। सेकंड है सहमति होनी चाहिए। थर्ड है सामूहिक प्रयत्न। इजी कंसेप्ट है कि व्यक्ति जब तक प्रयत्नों के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कॉपरेट नहीं करेगा, वो प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? विकास नहीं होगा और उन्नति नहीं हो पाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपकी आ रहा है समान इच्छा, ठीक है। समान इच्छा की बात आती है कि समान इच्छा मतलब कि सहयोग के लिए आवश्यक है कि सहयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छाएं भी समान होनी चाहिए, वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। दो व्यक्ति अगर आपस में सहयोग करेंगे तो क्यों करेंगे? पहले व्यक्ति को आवश्यकता है लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको सहयोग करने के लिए तत्पर है, उसकी इच्छा है, तब वो सहयोग करेगा। और दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उन सबकी इच्छा होनी चाहिए आपस में सहयोग करने की। तो इच्छा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर प्रेम और सद्भावना का भाव होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर सद्भावना है, हमारे अंदर सहयोग करने की भावना है, हम चाहते हैं हमारा उस व्यक्ति से या उस समूह से पर्सनल अटैचमेंट है, हम सद्भाव का भाव रखते हैं, तब हम उन्हें सहयोग करेंगे। देन फिर बात आती है व्यवहारों में एकरूपता। हम किसी ग्रुप के सदस्य होते हैं या हम परिवार में हैं या हम फ्रेंड ग्रुप में हैं, है ना। तो सामूहिक प्रयत्न हम कब करेंगे? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विकास और उन्नति करे। मीन्स व्यवहारों में एकरूपता होगी, हमारा व्यवहार एक जैसे होंगे, हमारी थिंकिंग थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, हमारे काम करने का तरीका एक जैसा होगा, तब क्या होगा? व्यवहार में एकरूपता आएगी और उससे सहयोग उत्पन्न होगा। फिर संबंधों की घनिष्ठता नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि संबंध इतने घनिष्ठ होने चाहिए कि सहयोग करना ही पड़े। जैसे हम परिवार में हमारे ब्लड रिलेशंस वाले लोग होते हैं, है ना, हमारे रक्त संबंधी होते हैं और हमारा उनसे बहुत गहरा संबंध है, अटैचमेंट है, तब हम उनको कोऑपरेट करते हैं। हर तरीके से त्याग की भावना हम में होती है और हम बिना कुछ सोचे समझे निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं। उसी तरीके से सहयोग कहाँ होगा? उसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या है कि संबंधों की घनिष्ठता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात आ रही है अंतःक्रिया की, कि अंतःक्रिया जो है वो क्या होती है, इंटरेक्शन क्या होते हैं, है ना। तो बिना अंतःक्रिया के सहयोग का प्रारंभ नहीं हो सकता है। मतलब व्यक्ति अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपनी शारीरिक गति आदि से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी को पेन चाहिए और दूसरे पर्सन से उसने पूछा कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? अगला पर्सन मुस्कुराएगा और हाँ में सहमति में सिर हिलाएगा, तो पहला पर्सन संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये खुश है और ये मुझे पेन देना चाहता है ना। तो हमारा हाव भाव, हमारी मुस्कान जो है वो हमारा उस पर्सन का हाव भाव बता देती है। शब्द की सहमति होती है तब भी, और शारीरिक गतिशीलता जो होती है, हम जिस तरीके से हाथ का मूवमेंट करते हैं, चेहरे को हम
ऊपर नीचे करते हैं, है ना, वो जो प्रतिक्रियाएं होती है हमारी, वो क्या प्रदर्शित करती है कि हम सहयोग के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो ये अंतःक्रिया होती है, ये एक आवश्यक शर्त होती है। अब हम बात करते हैं कि सहयोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये जो सोशियोलॉजिस्ट थे ग्रीन, उन्होंने क्या कहा कि 3 प्रकार के सहयोग होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक सहयोग, प्राइमरी कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब प्राथमिक संबंध होते हैं, प्राथमिक समूह में पाया जाता है। मीन्स जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल परिवार। ठीक है, व्यक्ति तथा समूह के स्वार्थों में कोई भिन्नता नहीं होती। व्यक्ति का ग्रुप एक है और व्यक्ति के जो स्वार्थ हैं, उनके जो हित हैं, वो भी इक्वल होते हैं। त्याग की प्रधानता होती है। ऑब्वियस है, परिवार है, परिवार में सैक्रिफाइस को बल दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन आते हैं? परिवार, मित्र मंडली आते हैं, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल तो परिवार है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की। द्वितीयक समूह सेकेंडरी कॉपरेशन। ठीक है, मतलब यह जटिल समाजों में पाया जाता है। इसमें औपचारिकता होती है। सेकेंडरी क्या हाँ होंगे, है ना, औपचारिकता होती है, व्यक्तिगत हितों की प्रधानता होती है। जटिल समाज में पाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाती है, व्यक्तिगत हितों की प्रधानता होती है। इंडिविजुअल जो हित हैं उनको देखा जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, हम देखें स्कूल, ऑफिस, कारखाने। क्यों? क्योंकि द्वितीय ग्रुप कौन से होते हैं? जहाँ हम कुछ समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, वो। फिर बात करते हैं हम तृतीयक सहयोग की। तृतीयक सहयोग किस तरीके से होते हैं कि उद्देश्य प्राप्ति तक सहयोग किया जाता है। जब तक हमारा उद्देश्य कंप्लीट ना हो जाए या अगले पर्सन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए, तब तक सहयोग किया जाता है। मतलब लक्ष्य बिल्कुल अस्थायी होता है और अवसर की प्रधानता होती है। जहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ हमारा एम अनस्टेबल है, वहाँ तक हम क्या करते हैं? कॉपरेशन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, मीन्स अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तृतीयक सहयोग में, तो देखिए कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियाँ, है ना, लड़ाई करती है, एक दूसरे को सहयोग करती है। जब तक, कब तक? जब तक पार्टी जीत न जाए। पार्टी के लोग क्यों सहयोग करते हैं? जी जान लगा के कोशिश कर देते हैं, प्रसार करते हैं, है ना, और पार्टी के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव जीते। ठीक है, अब मैकाइवर और पेज ने सहयोग के 2 प्रकार बताए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन सहयोग के प्रकारों को वही विशेषताएं देती है जो प्राथमिक और द्वितीयक सहयोग की होती है। ठीक है, उन्होंने ये बताई। अब सहयोग के हम स्वरूप देखते हैं, इसके अंतर्गत कि फॉर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक तरीका होता है सामाजिक सहयोग, एक होता है मनोवैज्ञानिक सहयोग, एक होता है सांस्कृतिक सहयोग, एक होता है क्षेत्रीय सहयोग और एक होता है आर्थिक सहयोग। ये क्या है? सहयोग किस तरीके से होता है? सामाजिक सहयोग होता है, मनोवैज्ञानिक, आपको अच्छी तरह से पता है सामाजिक सहयोग क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सहयोग होता है। ठीक है, फिर बात आती है सांस्कृतिक सहयोग की, शैक्षिक और आर्थिक सहयोग की। ठीक है, अब सहयोग के महत्व को देखते हैं हम कि सहयोग का महत्व क्यों है। क्योंकि हमें अगर निरंतर विकास करना है, हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें विकास करना पड़ेगा। विकास करना है, उन्नति करनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक कंसेप्ट सहयोग, कि हम किस तरीके से सहयोग करेंगे तब हम उन्नति पा सकते हैं। मीन्स फर्स्ट क्या, कहाँ महत्व है? सामाजिक क्षेत्र में। मीन्स सामाजिक सहयोग या सामाजिक क्षेत्र कौन सा? सहयोग से सामाजिक गुण विकसित होते हैं। क्या होते हैं? सहयोग से क्या होते हैं? सामाजिक गुण विकसित होते हैं। अगर हम समाज में हैं और हम आदर्श अपना प्रस्तुत करते हैं, तो लोगों को हेल्प करते हैं हम, तो हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है, हमारे अच्छे संस्कार प्रदर्शित होते हैं, समाज के अंदर हमारा एक वर्चस्व बनता है और समाज उन्नति करता है। हमारी खुद इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है और समाज की उन्नति होती है। फिर बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। व्यक्तित्व का विकास यहाँ होता है, मीन्स मनोवृत्तियाँ विकसित होती है ना, निर्णय करने की क्षमता आती है ना। हम क्या है, कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो हमें निर्णय करने की क्षमता आती है, सामूहिक पक्ष दृढ़ होता है ना, संवेगात्मक जितनी भी भावनाएं हैं वो मजबूत होती है, प्रत्यक्षीकरण उचित दिशा में होता है, हमारे देखने का, सोचने विचारने का नज़रिया जो होता है वो बिल्कुल सही दिशा में गति करता है और समस्याओं से हमको समाधान करना ये सिखाता है। कौन सा क्षेत्र? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र क्या है? हमें समस्याओं से समाधान करना सिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि सांस्कृतिक का विकास होता है, संस्कृति की रक्षा होती है, सांस्कृतिक परिवर्तन सहयोग पर निर्भर करता है और सांस्कृतिक गुण सहयोग से आते हैं, है ना। हमारा कल्चर जो है, चाहे हम परिवार में होते हैं, चाहे हम मित्र मंडली में हैं, चाहे हम समाज समुदाय, है ना, किसी समूह का हिस्सा है, तो हमारी जो संस्कृति होती है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, उसको विकसित करना हमारा परम कर्तव्य होता है। और सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंजेस जितने भी होते हैं, वो किस पे, कॉपरेशन पे डिपेंड करते हैं। और सांस्कृतिक गुण किससे आते हैं, सहयोग से ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र है शैक्षिक क्षेत्र, ठीक है। सभी प्रकार का सीखना, शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार का सीखना सहयोग पर ही निर्भर करता है। शैक्षिक उन्नति का आधार सहयोग है, अर्जित ज्ञान की रक्षा सहयोग पर निर्भर करती है ना। जब तक लेक्चरर्स हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे, तब तक हम अनुभवी नहीं हो सकते हैं। उनका अनुभव, हमारी अपेक्षाएं, ये सब कुछ क्या होती है, सहयोग पे निर्भर करती है, ठीक है। देन बात आती है आर्थिक क्षेत्र की, कि आर्थिक क्षेत्र जो होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग द्वारा ही की जा सकती है। आर्थिक विकास सहयोग पर निर्भर करता है ना। कि आर्थिक सहयोग क्या होता है, तो आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं उनके अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करना, लोन देना, या किसी को आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो उसको तुरंत सहायता प्रदान करना, इन सब से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। और ये सब कुछ किस पे, सहयोग से पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो आज हमने देखा है कि सहयोग क्या होते हैं, है ना। सहयोग की परिभाषा देखी हमने देखा कि सहयोग कितने प्रकार के होते हैं, उनका महत्व क्या है, कौन से क्षेत्र में सहयोग का महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।